मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट्स ERDS नाउ। और इस टॉपिक में जनरली हम एक टोटली ओवरव्यू आपको देंगे कि कैसे कैसे जो है क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इस सब्जेक्ट्स में कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स में जो है प्रोसीड्स करेंगे। अगर हम यूनिट 3 की तरफ, यूनिट 4 की तरफ, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, उन चीज़ों को भी देखेंगे। 3-4 चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर्स का ओवरव्यू क्या है पूरे यूनिट 2 का। उसके अलावा हम यूनिट 3 और यूनिट 4 में जब जा रहे हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, और इसी सीक्वेंस में इक्वेशन ऑफ मोशन, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल्स, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। स्टैटिक्स मींस स्टेशनरी। ओके, these two conditions are satisfied for static equilibrium. Translational and rotational velocity are zero. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या कोई मास है, उसकी क्या होगी, जीरो होगी। और नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन आवर ऑब्जेक्ट। कोई भी जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो नेट फोर्स है लगने वाला, तो क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट आई एम decided to select here now some tools. Okay. तो सबसे देखिए इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिया, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वेलोसिटी आर जीरो एंड नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन आवर ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है या रोटेशनल वेलोसिटी क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं रहता है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी क्या है। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी along some axis। ठीक है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी along some axis। ठीक है, अब देखिए, if there is no any velocity along x axis, y axis and z axis, ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो है जीरो है, कि तो उसका पर्पस क्या हुआ कि देयर इज नो एनी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज नो एनी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड देयर इज नो एनी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। किसी भी एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी जो है नहीं है। ठीक है, अब आता है टर्म दैट से कॉल्ड रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी क्या है, इट्स मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग अलोंग एनी पथ। रोटेशनल वेलोसिटी में हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या किसी पथ के अलोंग मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। ओके, इट्स मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग अलोंग एनी पथ। ऑब्जेक्ट जो है किसी भी पथ के अलोंग मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल से दिखाया है। ठीक है, नो रोटेशनल वेलोसिटी मींस इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर तो एक चीज क्लियर हो गई कि वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके ना। अब देखिए, तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझें एग्जांपल से, तो देखिए एक एग्जांपल हमने दिखाया है यहाँ पर। और हो क्या रहा है कि इसमें एक बॉक्स है, बॉक्स पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल जो फोर्स है वो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले रहा है, और यहाँ पे जो नेट फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जीरो हो जा रहा है। दैट्स द केस ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी लोग सबका क्लियर होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता यहाँ पे होना चाहिए।
अब हम आते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ओके, तो देखते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी एग्जिस्ट्स बट आर कांस्टेंट। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी तो होगी, बट क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। एंड नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज स्टिल जीरो, और जो नेट फोर्स लग रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो अब भी क्या होगा, इज स्टिल नाउ जीरो, ना वो अब भी जीरो ही होगा, नेट फोर्स, ठीक है ना। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, इसका एग्जांपल लेकर के हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कोई कार है, वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से इन किसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, 100 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है आपके लिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। अब आता है कंडीशन नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो है हमारा नॉट इन इक्विलिब्रियम का, वो कैसे बनेगा कि किसी भी, हम कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है नॉट इन इक्विलिब्रियम में है। नॉट इन इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग। इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एक्सीलरेशन तो होगा, बट वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही होगी, चेंज हो रही होगी, ठीक है ना। बट वन एक चीज है यहाँ पर कि नेट फोर्स अब भी वहां पे जीरो होगा, नेट फोर्स इज नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट फोर्स जो है वहां पे जीरो नहीं होगा। ट्रांसलेशनल या रोटेशनल एक्सीलरेशन एग्जिट करेगा एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग, सिर्फ वेलोसिटी वहां पे चेंज हो रही होगी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एक्सीलरेशन वहां पे एग्जिट करेगा, है ना। एंड नेट फोर्स इज नॉट जीरो, जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा। तो इसको हम समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, दैट्स एग्जांपल ऑफ द F बराबर ma, ठीक है ना। न्यूटन लॉ के हिसाब से हम इसको क्लियर करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम बात करते हैं इनर्शिया फोर्स। ये जो भी हम चीजें आपसे वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी आने वाले हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, डीएल लैम्बर्ट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उन सब चीज़ों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। तो आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, फोर्स दैट रजिस्ट ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम बात करेंगे इनर्शिया फोर्स की। फोर्स दैट रजिस्ट ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is equal and opposite direction of an applied force as well as resistive force, ठीक है। तो जब इनर्शिया फोर्स की बात करते हैं हम सबसे पहले, तो हम ये कहते हैं कि इट इज ए इमेजिनरी फोर्स, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सेलरेटिंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इनर्शिया फोर्स क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इनर्शिया फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये अगर हम देखें टोटली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में, अगर हम ERDS की बात कर रहे हैं तो इनर्शिया फोर्स का एप्लीकेशन आपको रेगुलरली मिलेगा, हर यूनिट में आपको कहीं ना कहीं ये इनर्शिया फोर्स का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये फोर्स, जैसे कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर मूवमेंट होता है ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फोर्स, तो इन सच कंडीशन the role of the inertia force in such a condition is very important. How to calculate these forces? तो इस पूरे अगर हम देखें कि पूरे जो फिनोमिना है इक्वेशन ऑफ मोशन का, या फिर जो भी हम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, टीएम लैम्बर्ट की बात कर लें या कोई भी, तो इसमें हमें ये रेगुलर इसको कैलकुलेट करना पड़ता है हमको, इनर्शिया फोर्सेस को। ओके, चलिए अब हम आते हैं डैम्पिंग फोर्सेस पे। डैम्पिंग फोर्सेस दैट्स डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है,
First we talk about simple pendulum. सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेकर के हम इसको समझ सकते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है. इफ देयर इज, जैसे हमने कोई पेंडुलम ले लिया और देखिए यहाँ पर पेंडुलम हमने लिया है एग्जांपल के लिए. तो अगर हम इसको इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से, इसको दैट ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से हम इसको मूव करा दें, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को. तो अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि कोई बॉल है उसको हमने हैंग करा करके मूव करा दिया, ठीक है ना, वैसे. तो जब हम मूव कराएंगे तो अगर वहां पे कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा, अगर देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, अगर पेंडुलम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो पेंडुलम इज ऑसिलेट ऑलवेज विथ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. उसी एम्पलीट्यूड के साथ जो है, मतलब जितना आपका इस डायरेक्शन में जाएगा उतना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर उतना ही अगर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है तो, ठीक है. बट ऐसा प्रैक्टिकली होगा नहीं. प्रैक्टिकल में क्या होगा, जब हम किसी पेंडुलम को छोड़ेंगे तो वहां पर ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होगा, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है. और आल्सो दैट्स ए विस्कोसिटी. उसके बाद क्या होगा, सम फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन द रोप. इस सब की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे पेंडुलम क्या है कि उसके जो एम्पलीट्यूड था वो कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पेंडुलम जो है एकदम से स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है दैट्स फ्रिक्शन इज आल्सो एक्टिंग बिटवीन रोप एंड कनेक्शन. ओके, तो कैसे देखिए एम्पलीट्यूड कैसे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ देखिए नीचे हमने दिखाया है. चलिए अब जो नेक्स्ट फोर्स हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट्स रेस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो रेस्टोरिंग फोर्स भी रेगुलरली हर यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका वही काफ़ी एप्लीकेशन है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में. अब रेस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं. रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, एंड internal force is developed which tends to bring the body back to its original configuration. This internal force developed is called restoring force. तो इसके लिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल ये होगा कि देखिए हमने नीचे की तरफ दिखाया है, तो स्केल ले लेते हैं जो आप स्केल यूज करते हैं क्लासेस में, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर वाली या 30 सेंटीमीटर वाली. अगर उस स्केल को हम थोड़ा सा बेंड कर दें, ठीक है ना, ड्यू टू अप्लाइड सम फोर्सेस, ठीक है ना, तो क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर ड्यू टू द इंटरनल फोर्स, कुछ इंटरनल फोर्स होगा, तो वो क्या करेगा, इंटरनल फोर्स उसको बैक टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की, बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश करेगा, वो इंटरनल फोर्स, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, जो हमने फोर्स अप्लाइड किया था उसके अगेंस्ट में. एंड फाइनली क्या होगा, जो इंटरनल फोर्स जो वहां पे डेवलप हो रहा है, दैट्स इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे एक स्केल लिया है एग्जांपल से, आपको एक स्केल लिया हमने यहाँ पर, उसको हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके बेंड कर दिया. फिर क्या है, वो ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, दैट्स कॉल्ड ए रेस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो ये तो बेसिक चीजें अभी हमने आपसे डिस्कस की है यहाँ तक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अभी जो हमने आपको यहाँ पर जो भी चीजें बताई हैं, उसके बाद अब हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे. ये अभी तक जो भी चीजें हमने बताई, हमको लगता है आपको सभी क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी क्या है. ओके,
inertia force, damping force, ओके, स्टोरिंग फोर्सेस, ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आज एक चीज और आपसे डिस्कस करेंगे, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट और रेगुलरली एग्जाम में आता भी है, वो है मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो किताबों में बहुत कुछ मिल जाता है कि मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, बट हम प्रैक्टिकली उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मॉडलिंग है क्या, क्यों कर रहे हैं मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, और इसका क्या रोल है मॉडलिंग का, हम क्यों पढ़ रहे हैं मॉडलिंग मॉडलिंग मॉडलिंग। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को विजुअली ऑब्जर्व करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं दैट्स कॉल्ड रियल स्ट्रक्चर। ओके, मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है कि स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करती है। पहले को हम बोल रहे हैं रियल स्ट्रक्चर, वह स्ट्रक्चर जो हमने प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जैसे कि बिल्डिंग है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो इसके बारे में तो हमने पढ़ा तो है, बट अपने थम्स रूल जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब उसके बारे में अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है तो हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को देख करके एक मैकेनिकल मॉडल प्रिपेयर करते हैं। मैकेनिकल मॉडल क्या है, मैकेनिकल मॉडल है बेस्ड अपॉन द एजम्पशंस, ठीक है ना। जो भी हम इंजीनियरिंग में एजम्पशंस को पढ़ते हैं उन सभी एजम्पशंस को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करने का जो तरीका है उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल मॉडल प्रिपेयर करना। मैकेनिकल मॉडल इन द सेंस कि जो भी एजम्पशंस हमने देखा या जो रियल स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व की उन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं मैकेनिकल मॉडल में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें अभी हम जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है जो इतना समझिए कि जो मैकेनिकल मॉडल है वो बेस्ड अपॉन द एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग जजमेंट्स होते हैं, ओके। चलिए, तो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं मैकेनिकल मॉडल, कैसे प्रिपेयर करते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी देखते हैं कि मटेरियल कैसा है, ठीक है, कंक्रीट का है, लकड़ी का है, क्या कंडीशन है वहाँ पे। उसमें डिफ्लेक्शन देखेंगे, स्मॉल है, लार्ज डिफ्लेक्शन है, लोड कैसा लग रहा है, पॉइंट लोड है, यूटियल है, सभी प्रकार के लोड को ऑब्जर्व करते हैं। फिर देखते हैं क्या बाउंड्री कंडीशंस हम लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को वन बाय वन जो है मैकेनिकल मॉडल प्रिपेयर करने के लिए अप्लाई करते हैं, ओके। अब हम आते हैं मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल क्या है, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, ठीक है ना। मैथमेटिकल मॉडल में क्या करते हैं हम जो भी मैकेनिकल मॉडल प्रिपेयर किए हैं उस मैकेनिकल मॉडल को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हम इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी मतलब होता है वो लगाते हैं, और फिर जो है जो उसके रिस्पेक्ट में, जैसे मानिए कोई स्ट्रक्चर है, अब सपोज करिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो है अगर अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले जो चीज़ें मेजर होंगी वो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे कि मतलब क्या वेलोसिटी रही होगी, क्या एक्सीलरेशन रहा होगा, ठीक है, रिस्पेक्ट टू टाइम नाउ। तो ये सभी चीज़ें जो है हम मैथमेटिकल मॉडल के माध्यम से जो है एक वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा फिनोमिना है, फिनोमिना इन द सेंस यानी कि रियल स्ट्रक्चर से मैकेनिकल मॉडल बनाना, मैकेनिकल मॉडल से मैथमेटिकल मॉडल बनाना, ये पूरा फिनोमिना जो है इज कॉल्ड मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो इस वीडियो में भी रहने देते हैं इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर जो है आगे डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन जो है इसमें अभी हम
और बाकी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. ओके, थैंक यू एवरीवन.